नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और पचकुइयां रोड पर गढ़वाल भवन के अंदर हम बात कर रहे हैं और हम ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलाने जा रहे हैं जो मोहताज नहीं है। इतनी सुरीली आवाज़, इतना अच्छे उनके काम और समाज को हर समय अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में लगातार हैं। सर, आज नए चौधरी जी, आज वाल्मीकि महापंचायत है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि अब जगह जगह वाल्मीकि पंचायतें हो रही हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद जी। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, ये इसका द्वितीय महाधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस महासंगठन का अपना एक विशेष महत्व है। ये संस्था महापंचायत के नाम से वाल्मीकि समाज के तमाम वाल्मीकियों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसका एक उद्देश्य शिक्षा से प्रेरित है और चाहती है कि वाल्मीकि समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े, जागृत हो, संगठित हो, विकासशील हो। और ये इसी प्रयास में पिछले 2 साल से कार्यरत है। परिणाम आने में अभी देर हो सकती है, परंतु कार्य किए जा रहे हैं और अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। नहीं चौधरी, जिस तरीके से आज अगर हम बात करें, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। अगर हम निगमीकरण की बात करें तो देश त्राही त्राही कर रहा है, निजी हाथों में जा रहा है तो देश त्राही त्राही कर रहा है, एजुकेशन की बात करें तो देश त्राही त्राही कर रहा है, नौकरियों की बात करें तो देश त्राही त्राही कर रहा है। ना युवा यहाँ ठीक है, ना किसान ठीक है, ना आवाम यहाँ की ठीक है। तो सर, ऐसी महापंचायतों से ऐसा क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो दलित समाज है उसकी उन्नति हो? जहाँ तक निजीकरण की बात है, वो तो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे रहनुमा बैठे हैं, वास्तव में वो क्या रहनुमाई कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से देश को तबाह कर रहे हैं। और विशेष रूप से उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो रोज़मर्रा की कमाने वाले हैं, और दलितों पर तो विशेष रूप से पड़ता है कि बहुजन समाज उसमें अपनी कहाँ तक की विशेष भूमिका निभा पाता है। हाँ, दूसरी बात आपने जो कही है कि इन महापंचायतों से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि कम से कम हम संगठित होने के विषय में सोच सकते हैं और सोच ही व्यक्ति को आगे ले जाती है। यदि ये महापंचायतें और ऐसी महापंचायतें यदि आगे बढ़ती हैं तो समाज को संगठित होने में देर नहीं लगेगी, और जब समाज संगठित होगा तो उसकी आवाज़ भी सरकार के कानों तक पहुँचेगी। संभव है कि जो निजीकरण बेतहाशा रूप से किया जा रहा है वो शायद कम हो सके, क्योंकि हम ही चाहते हैं कि जो हमारे प्रोफेशंस हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, उनका निजीकरण करके ये हमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमें तोड़ा जा रहा है और वास्तव में गुलामी की उसी परिपाटी पर हमको दोबारा ले जाया जा रहा है जहाँ पहले कभी इन्होंने रखा था, आज भी वहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। नहीं चौधरी जी, ऐसा नहीं लगता है कि निजीकरण और निगमीकरण तो बहाना है और आरक्षण को खत्म करना है? आरक्षण तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया है जी। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से कह दिया इन्होंने, तो वो एक राज्य है, गुजरात में भी यही हालात है। तो जहाँ जहाँ इनका अपना वर्चस्व है, सरकारें हैं, वहाँ तो ये आरक्षण को समाप्त कर ही रही हैं। और जो आरक्षण को समाप्त करने का मतलब एक ये भी बन जाता है कि जब आप शिक्षा के अंदर आरक्षण समाप्त करते हैं और सेवाओं में आरक्षण समाप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली बगैर कहे अनअनाउंस्ड हम रिजर्वेशन को समाप्त कर रहे हैं और दोष भी नहीं लगता जी। हम साफ स्पष्ट रूप से भी नहीं कह पाते कि जब हम तो कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर ये कहिए कि हम सबका डीएनए एक है, हम आपकी बढ़ोतरी चाहते हैं, हम आपको समानता का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन वो समानता का अधिकार कहाँ है? आप समानता को अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं जो आपने पिछले 5000 वर्षों से हमें गुलाम रखा, और जिस धरातल पर आप हमें ले आए थे, हमें उभरने का तो अब मौका ही नहीं दे रहे और वापस हमें उसी धरातल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो असंभव सा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं और संगठित होकर आवाज़ उठाएं, तभी हमारी आवाज़ को, पुरजोर आवाज़ को सुना जा सकेगा। लेकिन सर देखा गया है कि जो हमारे जो
हम जिनको जिताकर भेजते हैं, जिनको हम अपना कहते हैं कि मेरा भाई है, मेरा ताऊ है, मेरा चाचा है, लेकिन जब दलितों के साथ में इस तरीके का व्यवहार होता है, दलितों का आरक्षण छिनता है, दलितों पर अत्याचार होता है, तो सर कोई भी अपने मुखार बिन से यही नहीं कहता कि मेरा समाज के साथ ये भलाई करो। अभी तक किसी ने भी निजीकरण और निगमीकरण पे जबान नहीं खोली है। नहीं, उसका एक अपना एक विशेष महत्व है। जब तक वो हारा हुआ है और जनप्रतिनिधि नहीं है, तब तक तो वो हमारा है। जहां वो जीत गया तो वो पार्टी के लाइनअप से बन जाता है। उसके पास एक बात आ जाती है कहने को कि मुझे तो पार्टी के लाइनअप से जुड़ना है, पार्टी जो कहेगी वो करना है, और पार्टी तो चाहती नहीं है कि हमारे पक्ष में कोई बात की जाए। जी, हमारे छोटे से छोटे ब्लॉक लेवल से लेकर एमपी तक कोई भी हमारी बात को जोरदार तरीके से नहीं उठा पाता, और अगर वो कहना भी चाहता है तो उसे दबा दिया जाता है, सदन में बिठा दिया जाता है, कई दिनों के लिए उसे सदन से बाहर कर दिया जाता है कि आप बताइएगा। तो ये भी एक होती है कि बात अगर वो वहाँ बैठे हों तो फिर उसको कोई ना उठाएगा कि आपने ऐसा कहा था कि शिविर में लोग जो मर रहे हैं वो गलत मर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हफ्ता भर के लिए उन्हें घर बैठा दिया गया जी, कि आप सदन अटेंड नहीं करेंगे, आपको 50 काम दे दिए संगठन के। तो दबाने के, कार्य कराने के बहुत तरीके हैं। जहाँ निगम की और निजीकरण की बात है, निगम को इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, निगम को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, और साथ ही जिस तरीके से निजीकरण को ख़त्म कर रहे हैं वो एक ही लेवल पे आ रहा है, और ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए बहुत ही हमें ऐसी स्थिति में ले जाने वाली, हमारी समाज को एक विडंबना मिलेगी, एक दौर मिलेगा कि हम शायद दोबारा अगर उठना चाहेंगे तो नहीं उठ सकेंगे, क्योंकि अब कुछ जागृति आई है, उस जागृति को समाप्त कर रहे हैं आस्ते आस्ते। आज हमारे पास थोड़ी सी इन 74-75 वर्षों में आर्थिक संबलता आई थी, हम शिक्षा की तरफ भी बढ़े थे ना, तो अभी हमें शिक्षा से ख़त्म कर रहे हैं, आर्थिक रूप से तोड़ रहे हैं, मानसिक रूप से तोड़ रहे हैं, हमें उस तरफ सोचने का मौका ही नहीं देते कि हम आगे कैसे बढ़ें। नहीं जी, अगर इस समय बाबा साहब होते तो वो कितना रो रहे होते। अगर बाबा साहब अगर हमारे दाएं बाएं हैं तो उनके आंसू तो किस तरीके से आंसू झलक रहे होंगे। और बाबा साहब ने 1956 में कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और उसी तरीके से सर आज आपको नहीं लगता है कि जो नई नई संस्था बन के, नई नई महापंचायत होकर बाबा साहब को टोकरे में रखकर बेच रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए? आज दलित समाज का 90% हिस्सा बाबा साहब को इसी तरीके से मिसयूज कर रहा है, उनके नाम को, उनके आदर्शों को। क्योंकि अगर हम अपनी सोचें तो हम तो चलिए बाबा साहब से जुड़े हुए हैं, दलित समाज तो समझ जुड़ा हुआ है, उनको तो राजनीतिक दल भी उनको बेच रहे हैं, वो भी उसका उनके नाम का फायदा उठा रहे हैं। जिसने हराया और जिसने उन्हें कभी पास नहीं बैठाया वो भी आज उनकी स्टैचू पर जाकर उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाती है, नतमस्तक होती है। तो ये सरासर उनके बेचने के लायक है, लेकिन हम लोग उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को उस हद तक ला ही नहीं पा रहे जहां हमें लाना चाहिए। और जहां आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि आज अगर बाबा साहब होते तो क्या करते। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित मुझे हर्ट कर रहे हैं। आज शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित व्यक्ति भी स्वार्थी हो गया, वो भी उनको हर्ट कर रहा है। उनके नाम से नई नई संस्थाएं बनाकर अपने आप को स्थापित करने के पश्चात भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया। ये शब्द बाबा साहब के थे या शहीद भगत सिंह के थे, दोनों के थे कि शायद उन्होंने ऐसे भारतवर्ष की कल्पना नहीं की थी जो आज भारतवर्ष है। सर चलते चलते जो आवाम आपको लाखों लोग देख रहे हैं और इस समय उन्हें सोचने का मौका नहीं मिल रहा है और त्राही त्राही कर रहे हैं, जैसे महंगाई हो रही है, तो उन संदर्भ में आप आवाम को क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ 2 साल का इंतजार कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं आने वाले 24 का इंतजार कीजिए। अगर आप दिल दिमाग से सोचेंगे, अपनी भावनाओं पर उस वक्त कंट्रोल करेंगे और सही दिशा में यदि आपने सोच लिया तो शायद आप सही जगह और सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.